Good morning, everyone. I am Amika Sharma, guest lecturer at Government UIT PG Autonomous College, Durg, Chhattisgarh. Today, I am going to discuss the topic metal corrosion, which is under the sub syllabus of MSc 4th semester, paper 1, Environmental Microbiology. इस टॉपिक के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल कोरोजन क्या है, बायो कोरोजन किसे कहते हैं, मीन्स कोरोजन जो होता है उसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, एमआईसी किसे कहते हैं, माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरोजन किसे कहते हैं और माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरोजन किस तरह से केमिकल कोरोजन से डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में हम पहले ये देखेंगे कि कोरोजन किसको बोल रहे हैं। तो फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन दी मेटेलिक मटेरियल और इन्वायरमेंट को हम कोरोजन बोल रहे हैं। आप देखते हैं जो जंग लग जाता है आयरन में या एल्युमिनियम का जो सरफेस है वो जो खराब हो जाता है, किस कारण से होता है, वो फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन के कारण होता है। फिजिकल केमिकल इंटरेक्शन किसको बोल रहे हैं हम, जो मेटल का सरफेस है उसमें जो केमिकल उसका जो केमिकल नेचर है वो इन्वायरमेंट के जो जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन लेवल, उसके कारण से उसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के कारण ही कोरोजन होता है। अब ये जो कोरोजन हो रहा है फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन के कारण, उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हो रहा है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जीरो वैलेंट मेटल से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। इसका मतलब जो मटेरियल से वो पर्टिकुलर मेटल बना हुआ है उस मेटल में जो एटम्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल वो आयरन का बना हुआ है तो आयरन के जो एटम्स प्रेजेंट है वो जीरो वैलेंट है। अब वो जीरो वैलेंट है तो अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है या ऐसा कोई एटम आता है जो कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो क्या करेगा, उस जीरो वैलेंट मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसके जगह ऑक्सीडेशन भी हो सकता है कि अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, इस रिएक्शन के कारण ही जो पर्टिकुलर मेटल है वो डिटोरिएट हो जाता है। और जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इस रिएक्शन के कारण ही कोरोजन होता है। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है जिसके कारण से कोरोजन हो रहा है उसमें बायोफिल्म का एक बड़ा रोल है, क्योंकि बायोफिल्म जो है वो जनरली मेटल सरफेस पे बनते हैं और बायोफिल्म को बनने के लिए और उसको ग्रोथ के लिए एक सरफेस की जरूरत होती है। वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, मेटल्स प्रोवाइड करते हैं। पर क्या माइक्रोब्स जो हैं वो कोरोजन करवाते हैं या कोरोजन करने के लिए सोली फैक्टर हैं जो उसको कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म आप एग्जांपल लिख सकते हो, एंजाइम की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा इन्वायरमेंट भी है जो कि उस मेटल से रिएक्ट कर सके, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और वो मेटल से रिएक्ट कर सकता है। इस चीज को फैसिलिटेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म करा देता है। किस तरह से फैसिलिटेट करा देता है? अगर वो मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट है और वहां वो इनहिबिटेट कर रहा है तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा फास्ट कर देगा, क्योंकि वो भी उस इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और उस मेटल से अटैच है तो उस मेटल के एटम से भी रिएक्शन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी काइनेटिक्स को, जो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन है उसकी काइनेटिक को अफेक्ट करता है, जिसके कारण से कोरोजन जो है वो क्या हो जाता है, फास्टली प्रोग्रेस करने लगता है। माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरोजन, माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरोजन किसको बोल रहे हैं? जब डिटोरिएशन ऑफ मेटल जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण हो रहा है, तो अब इसको हम लोग बायो कोरोजन या माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरोजन बोल रहे हैं। जो बायो कोरोजन का प्रोसेस है उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, मेटेलिक मटेरियल के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और उसको इनसॉल्युबल सॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बायोकोरोजन इज अ process in which metabolic activity of microorganism associated with the metallic material supply insoluble products which are able to accept electrons from the base metal. This sequence of biotic and abiotic reactions produce a kinetic favored pathway of
electron flow from the metal anode to the universal electron acceptor oxygen. तो ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसको मैंने लास्ट स्लाइड में भी समझाया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, वो फैसिलिटेट करा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, तो यही प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बायोकोरेजन बोल रहे हैं। और क्योंकि हमको पता है कि पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम में या एनवायरनमेंट में जो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। पर कंडीशन बायोफिल्म जो है वो कुछ ऐसे भी कंडीशन अवेलेबल करा देता है कि अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कुछ दूसरे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, तो वो उनके साथ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो फैसिलिटेट कराता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बायोकोरेजन का, वो है मैग्नीज ऑक्सीडेशन बाय द बैक्टीरिया प्रोड्यूस मैग्निक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो मैग्नीज जो है वो नेचर है उस मेटल का, पर वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्निक ऑक्साइड में, मतलब उस मेटल का नेचर कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण डिटोरिएशन फैसिलिटेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एमआईसी और फैक्टर्स, जिसके कारण से एमआईसी होते हैं और या फिर उन फैक्टर के प्रेजेंस में एमआईसी हो सकते हैं। तो एमआईसी किसको बोल रहे हैं हम लोग, माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरिजन रिफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म on the kinetics of corrosion process of metals caused by microorganism adhering to the interface. इंटरफेस हम किसको बोल रहे हैं, जो मेटल है उसमें और जो अडहेरेशन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बायोफिल्म फॉर्मेशन हो रहा है। Prerequisite for MIC is presence of microorganism. If the corrosion is influenced by their activity, further requirements are: first, energy source; second, a carbon source; third, an electron donator; fourth, an electron acceptor; and fifth one is water. तो अगर माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरिजन हो रहा है और माइक्रोऑर्गेनिज्म ये करना चाह रहा है, तो उनको इन 5 फैक्टर की आवश्यकता है। पहला तो एनर्जी सोर्स होना चाहिए ताकि वहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करें। फिर एक कार्बन सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप बायोफिल्म पहले भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में और पहले पढ़े हुए हैं। तो एक एक्सोपॉलीसेकेराइड का लेयर बनता है उसके बाहर, जो कि कार्बन उसका मेन सोर्स होता है। फिर इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर आपको कोरिजन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। वाटर मॉइस्चर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट रखे और जो कि एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज हो सके। A role of MIC is often ignored if an abiotic mechanism can be invoked to explain the observed corrosion. जनरली जो MIC का प्रोसेस है उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर है उसके थ्रू जो कोरिजन हो रहा है वो बहुत हाईली रूप से आपको मेटल में देखने को मिलेगा, जिससे आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो कि वहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म का भी कोई रोल है। द रोल ऑफ बायोफिल्म। अब बायोफिल्म किस तरह से मेन फैक्टर की तरह काम कर रहा है कोरिजन के लिए, caused by the effect of microorganism and at the corrosion process kinetics. In principle, corrosion is an artificial process. Kinetic of corrosion are determined by the physiochemical environment at the surface, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। For example, by the concentration of oxygen, salt, pH value, redox potential, and conductivity, all these parameters can be influenced by the microorganism growing at the interface. The mode of growth is preferred by most microorganisms on Earth. ये पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है कोरिजन का, इसमें ये हमको स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, फिजियोकेमिकल फैक्टर, जो कि कोरिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो पैरामीटर हैं वो माइक्रोब्स के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और इनके इन्फ्लुएंस होने से कोरिजन इन्फ्लुएंस होता है। तो एक ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें आप माइक्रोऑर्गेनिज्म का रोल देख सकते हैं। The organism can attach to the surface embedded themselves in slime, so-called extrapolymeric substances, and form layer which are called biofilm. It is a simple definition of biofilm. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। EPS layer ये वही कार्बोहाइड्रेट की लेयर है जिसको हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। क्या है EPS लेयर? एक थिन लेयर होता है, मोनोलेयर होता है, जिसके अंदर माइक्रोबियल मैट होता है। बायोफिल्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हेट्रोजेनेसिटी। हेट्रोजेनेसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायोफिल्म में सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकते, वो डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके कम्युनिटी का डेवलपमेंट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी of cluster of biofilm organism can change the pH value for more than 3 units locally. Directly at the interface
where the corrosion process is actually taking place, the pH value can differ significantly from that in the water phase. मेन जो फैक्टर जो चेंज कर रहा है बायोफिल्म वो है पीएच। पीएच कैसे चेंज कर रहा है? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। एक तरफ से प्रोटॉन डोनेट किया जा रहा है और एक तरफ से एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसी कारण से एक को एनोड और कैथोड हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, तो एक साइड कंसंट्रेशन कम हो रहा है और एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है। और पीएच हम किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। तो इसलिए बायोफिल्म जो है इस एच आयन कंसंट्रेशन को, मतलब पीएच को बहुत सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से कोरोजन जो है फैसिलिटेट होता है। ये सिंपल डायग्राम है जिसमें ये समझाया गया है कि किस तरह से बायोफिल्म जो है वो एज एनोडिक किस तरह से एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन फैसिलिटेट कराता है। फॉर एग्जांपल ये बायोफिल्म लेयर है। इस बायोफिल्म लेयर में जो सबसे बाहरी का लेयर दिख रहा है आपको, आउटर लेयर जो दिख रहा है वो एरोबिक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वहाँ के ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। पर जो इनर लेयर है जो कि मेटल से अटैच है, ये लेयर में ऑक्सीजन जो है कम पेनिट्रेट हो रहा है और कम पेनिट्रेशन के कारण यहाँ के ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कौन ज्यादा इनहेबिटेट कर रहे हैं? एनारोबिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं वो। और जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज नहीं कर रहे और ना ही उसको ऐसा डोनर यूज कर रहे हैं। तो वो किसको यूज करेंगे? जो मेटेलिक आयंस है ना। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कराएंगे मेटल आयन से, और ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होगा वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को जाएगा और वहां पे वाटर का फॉर्मेशन होगा या तो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा, उस मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि कोरोजन को इफेक्ट करेगा। देन माइक्रोजम इन्वॉल्व इन एमआईसी प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस्ड कोरोजन में इन्वॉल्व होते हैं? तो जनरली एमआईसी के थ्रू जिन मेटल्स का कोरोजन होता है उसमें है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड देयर अलॉयज, जो कि फिजियोलॉजिकली डाइवर्स हो सकते हैं, ठीक है। Bacteria involved in metal corrosion have frequently been grouped by their metabolic demand for different respiratory substrate or electron acceptor। ये जो पूरा पैरा है, ये पैरा आप तब समझेंगे जब आप याद करोगे, ये आपने कीमोलिथोट्रॉप्स पढ़ा था। तो कीमोलिथोट्रॉप्स में आप उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं जो कि अपने रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए कोई कार्बन सोर्स, कार्बोहाइड्रेट यूज ना करके किसी मेटल आयंस का यूज करते हैं और एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी किसी मेटल या किसी दूसरे सबस्ट्रेट का यूज करते हैं वाटर के अलावा, ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। जैसे हमने पढ़ा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके, है ना। नाइट्रोजन रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये सब हम कीमोलिथोट्रॉप्स के अंदर पढ़े थे। ये उन्हीं के बारे में बात हो रहा है कि तो वो बैक्टीरिया जो कि अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में मेटेलिक डिमांड रखते हैं, वो ही बैक्टीरिया माइक्रोबियल कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है टू यूज अल्टरनेटिव ऑक्सीडेबल कंपाउंड देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को यूज ना करके कोई दूसरे ऑक्सीडेबल कंपाउंड्स को यूज करें एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आपने देखा है जैसे ईटीसी साइकिल में भी या तो फोटोसिंथेसिस में भी, तो ईटीसी साइकिल में क्या होता है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सबसे हाईली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसका रिडक्स पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है। पर तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहा है, वो दूसरे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स को यूज कर रहा है एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स कौन से हैं? मेटल कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो इस कारण से वो उसके कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट पैरा है उसमें ये बताया हुआ है आपको कि जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोरोजन हमको देखने मिलता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, वाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इस कैपेबिलिटी के कारण ही ये रियल थ्रेड है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स। ताकि क्योंकि उसके जो लेयर्स में जो प्रोटेक्टिव मटेरियल लगे हुए हैं
ये उन पे भी अडेयर हो सकते हैं, उनको भी डिग्रेडेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है बहुत डाइवर्स रेंज में ग्रो करने की। तो ये अब एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और फंगस के जो कि एमआईसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार थोड़ा उसको रिवाइज करें कि सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक होते हैं और सल्फर कंपाउंड को ही रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ये सल्फर कंपाउंड कौन कौन से हैं? सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, H2S, सल्फर, एलिमेंट्री सल्फर, ये सारे। जो SRB है वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। पर जो ये SRB है वो मैन मेड जो भी सिस्टम है उनके लिए बहुत ज्यादा ही थ्रेट है। किस लिए थ्रेट है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, पर्टिकुलर ऑयल, गैस और शिपिंग इंडस्ट्री, वहां पे इन SRB का बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये SRB जो है वो डिफरेंट मेटल आयंस के साथ कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रीड करेंगे तो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। बायोजेनिक सल्फाइड प्रोडक्शन लीड टू दी हेल्थ सेफ्टी प्रॉब्लम, environmental hazards, serve economic losses due to reservoir thawing and corrosion of equipment. Since the beginning of the investigation into the effect of SRB on corrosion of cast iron is 1930, the role of this microorganism or bacteria in feeding corrosion of various metal and their alloys in both aquatic and terrestrial environment under anoxic as well as oxygenated condition has been reported. Several models have been used to propose the mechanism of SRB, which is they use for the corrosion. For example, cathodic depolarization by the enzyme hydrogenase, and anodic depolarization, production of corrosive iron sulfide, release of exopolymer capable of binding with iron molecule। इसी के बारे में बात करी थी कि पर्टिकुलर जो सल्फाइड है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल्स के साथ, जैसे आयरन सल्फाइड बना, या तो आयरन मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड कर रहे हैं, या तो फिर सल्फर इंड्यूस कर रहा है स्ट्रेस कोरिजन क्रैकिंग, जिससे कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग हो रहा है या तो ब्लिस्टिंग हो रहा है। ये सारे डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं कोरिजन इंड्यूस करने के लिए। पर कोई एक ही फैक्टर इनमें से रिस्पॉन्सिबल हो ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, एक म्यूचुअल इफेक्ट है। बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिलके कोरिजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, सर्च करता है उन प्लेसेस के लिए जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं है, जहाँ पे वो लेयर्स हट गए हैं या तो जहाँ से वो मेटल डैमेज है, वहां पे वो इनहेबिटेट होता है। और वहां इनहेबिटेट होने के बाद एक बायोफिल्म का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आप जोनेशन देख रहे हो एनारोबिक और एरोबिक का। और एक जगह ये भी देख रहे हो कि कैसे वहाँ पे मेटल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं। और क्योंकि वहां से मेटल डिटोरिएट हो रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थोड़ा वाटर प्रेजेंट है, जहाँ OH आयन प्रेजेंट है, वो एज अ कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, है ना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। तो इस मूवमेंट के कारण ही क्या हो रहा है, फिर कोरिजन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल आयन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के कारण जो मेटल आयन है वो बाई प्रोडक्ट बना रहा है, या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो जा रहा है। मेटल रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। मेटल रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सुडोमोनास का, सेवनेलिया का। ये सारे बैक्टीरिया कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं जो पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और ऑक्सीडाइज करने के कारण ही जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो भी डिसॉल्व हो जा रहा है, और जो आयरन मेटल है, सॉरी मेटल एटम्स हैं, वो भी वहां से रिमूव हो जा रहे हैं, जिसके कारण से कोरिजन जो है वो इनिशिएट हो रहा है, ठीक। तो ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो कोरिजन रेजिस्टेंट जो ऑक्साइड फिल्म्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से कोरिजन फैसिलिएट होता है। protective passive layer sorry protective passive layers on example stainless steel surface can be lost or replaced by less stable reduced metal
फिल्म दैट अलाउ फर्दर कोरोजन टू अकर। क्या कर रहे हैं, ये जो मेटल रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर को रिड्यूस कर दे रहे हैं। रिड्यूस करने के कारण एक दूसरे बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, वो लेस स्टेबल है जो कि पहले प्रोडक्ट था उससे। और लेस स्टेबल होने के कारण अब दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको अटैक कर रहे हैं और फिर उसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, फिर कोरिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया गया है, आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो किस तरह से उसको मीडिएट करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट है मेटल डिपॉजिटिंग बैक्टीरिया। मेटल डिपॉजिटिंग बैक्टीरिया जो है वो डिसोल्यूशन ना करके पर्टिकुलर जो मेटल है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर वाइज चेंज कर दे रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर वाइज चेंज जो मेटल है वो वहां पे डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक। और उस डिपोजिशन के कारण ही वो पर्टिकुलर कोरिजन को फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे आयरन डिपॉजिटिंग बैक्टीरिया लाइक गैलेरोनेला लैक्टोथ्रिक्स ऑक्सीडाइज Fe2+, either dissolve in the bulk medium or precipitate on the surface to the Fe3+। या तो वो उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, या तो फिर उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में, जिसके कारण से वो वहां डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग मैग्नेस आयन टू दी मैग्निक आयन and deposition of magnesium dioxide, promote corrosion reaction by the deposition of cathodically reactive ferric and magnetic oxide, and the local consumption of oxygen caused by the bacterial respiration in the deposit। तो किस तरह से वो फैसिलिटेट करा रहे हैं, लास्ट पैरा में लिखा हुआ है कि उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण और इस डिपोजिशन के कारण वो जो डिपोजिशन है वो कैथोडिकली एक्टिव के फॉर्म में काम कर रहा है, और ये जो कैथोड का फॉर्मेशन हुआ वो फिर जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है, जिसके कारण से कोरिजन फैसिलिटेट हो रहा है। कुछ फंजाइज भी माइक्रोबियल कोरिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, हार्मोपोइंस, क्लेडोस्पोरियम, है ना। ये सारे एग्जाम्पल हैं उन बैक्टीरिया, उन फंगस के जो कि हाइड्रोकार्बन पे ग्रो करते हैं और फ्यूल डीजल्स पे ग्रो करते हैं। तो ऐसे सारे कंटेनर्स, कंटेनमेंट जिसमें कि ऑयल्स वगैरह ले जा रहे हैं या तो फ्यूल्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें ये ऑर्गेनिज्म इजिली ग्रो कर सकते हैं। जैसे जेट फ्यूल्स लिखा हुआ है, कंटामिनेटेड जेट फ्यूल, क्योंकि उनको वहां पे क्या मिल रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी के कारण वो वहां पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी जनरेट कर रहे हैं, और पूरे कम्युनिटी जनरेशन के कारण वहां पे जो मेटल है उनका क्या हो रहा है, डिक्रेशन हो रहा है, ठीक। और पर्टिकुलर जो फंजाई हैं जो कोरिजन करते हैं, उनका कोरिजन का मेन रीजन क्या होता है, लो पीएच, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो कि बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, है ना। ये बाई प्रोडक्ट ही चिलेटिंग का काम करते हैं। आप बायो लीचिंग भी पढ़े होंगे। बायो लीचिंग भी वही प्रोसेस है जिसमें एसिडिक कंडीशन जनरेट किया जाता है सॉइल में या इनर अर्थ लेयर्स में, जिससे कि मेटल को क्या किया जाए, चिलेट किया जाए, वहां से रिमूव किया जाए। तो वो सेम प्रोसेस है जो फंगस करता है। फिर एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सेम प्रोसेस जो मैंने फंगस में बताया वैसे ही ऐसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, HNO3, H2SO4, H2SO3, ये सिंपल एग्जांपल हैं जो कि बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। और इस एसिडिक बाई प्रोडक्ट के कारण क्या होगा, पीएच बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज पीएच के कारण वहां पे एनोड और कैथोड एनवायरनमेंट जनरेट होगा और वहां पे कोरिजन इनिशिएट होगा। यही पर्टिकुलर इस पूरे स्लाइड में दिया हुआ है, और बायोफिल्म से कैसे फंगस वहां पे पीएच लो करता है और किस तरह से कोरिजन फैसिलिटेट करता है, तो आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। फिर एंजाइम एंड बायोकोरिजन, अभी तक हम लोग जो भी फैक्टर्स बात किए उसमें हम लोग इन होल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि बायोफिल्म में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से पीएच चेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेंज कर रहे हैं, किस तरह से मेटल आयन को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज कर रहे हैं। पर एक और फैक्टर है जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो एंजाइम्स।
बायोफिल्म में जो ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेट करते हैं वो एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो भी इसका रीजन हो सकता है, बायो कोरिजन का रीजन हो सकता है। इसका प्रूफ कैसे है? इसका प्रूफ ये है कि जब भी कोरिजन होता है तो कोरिजन जो है उसका मेन रीजन देखा गया है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड नेचुरल वाटर, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है इनोबेलमेंट। इनोबेलमेंट, ठीक है। ये इनोबेलमेंट क्या है? ऐसा वाटर सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक। पर अगर आप कोई ऐसा केमिकल उस पर्टिकुलर मेटल में डालें जिसके जिसके कारण वहां से ये पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड नेचुरल वाटर हट जाए, ठीक, तो वहां पे कोरिजन जो है बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, या तो ही में कर सकते हैं। पर ये देखा गया जब आप सोडियम एजाइड, ये केमिकल है जो कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड वाटर नेचुरल वाटर को वहां से हटाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो आप जब इसको ट्रीट करते हो मेटल के साथ, तो उस वाटर के साथ साथ पर्टिकुलर वहां के कुछ एंजाइम का भी इनिबिशन हो जाता है और माइक्रोबियल रेस्पिरेटरी चेन का भी इनिबिशन हो जाता है। तो इनडायरेक्ट वे पे हम ये मान सकते हैं कि जो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है माइक्रोबियल, या माइक्रोबियल के माइक्रोब्स के थ्रू जो ये एंजाइम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कैटलेज, पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये सारे एंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं उस वाटर को हाईली ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उन्हीं के कारण कोरिजन पेसिलेट हो रहा है। अब कैटलेज, पेरोक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये कैसे वाटर को हाईली ऑक्सीजनेटेड बना सकता है, ये आप मेरे को आंसर करोगे पर्सनल मैसेज करके, तो मुझे समझ में आएगा कि आपने साइट पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सबका फंक्शन आपको पता है कि क्या होता है। इसके साथ साथ कीमोलिथोट्रॉप्स क्या है ये भी आप बताओगे, और सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन क्या है और कैसे किसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं ये भी। फिर इसमें और क्या बचा हुआ है? इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडोमोनास स्पीशीज का, जो कि एज जो कि प्रोड्यूस करता है एंजाइम, और फिर एल्युमिनियम के कोरिजन के रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। अब नेक्स्ट जो बात है, एक तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि जो बायोफिल्म्स होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल स्पीसीज के कारण नहीं है, ये बहुत सारे स्पीसीज का एक कम्युनिटी है जो कि इस पर्टिकुलर पूरे फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल कंसोर्टिया भी उन्हीं का एक अल्टरनेटिव टर्म है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी जनरेट करते हैं और एक साथ मिलके किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन कर रहे हैं या तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ फूड मटेरियल, ठीक। तो ये माइक्रोबियल कंसोर्टिया, मतलब ये जो माइक्रोबियल कंसोर्टिया है वो पर्टिकुलर बायोफिल्म को क्या प्रोवाइड करा रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करा रहा है, ताकि वो किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट से या तो फिर टॉक्सिन से या तो फिर किसी केमिकल प्रोडक्ट से क्या हो सके? प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है वो एक सिंगल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली डिफेंस कर सकता है, ठीक है। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है बायोफिल्म का, वो ये माइक्रोबियल कंसोर्टिया बहुत अच्छी तरह से क्या करता है? इफेक्ट करता है। अब लास्ट दो स्लाइड जो आप समरी में ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से आप माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस जो कोरिजन है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एबायोटिक अटैक से। तो सिंपल है कि जो भी माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस्ड अगर कोरिजन हो रहा है, तो अगर आप वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड डालेंगे तो वो माइक्रोबियल कोरिजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। और उनके रिमूव होने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पर्टिकुलर कोरिजन हो रहा था वो माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस था, ठीक। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूटाल्डिहाइड का। इस ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किया जाता है एरोबिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उनको वहां से हटाने के लिए। अगर इसके ट्रीटमेंट से वहां से कोरिजन जो है वो हट जा रहा है या तो स्लो हो जा रहा है, तो ये आप मान सकते हैं कि वहां पे जो कोरिजन हो रहा था उसका एक मेन फैक्टर था वो माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस कोरिजन था। नेक्स्ट वन, इस तरह से एमआईसी जो है वो एबायोटिक कोरिजन से डिफर करता है। डिफर इस तरह से कर रहा है क्योंकि ये ऑब्वियसली ये माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं पे भी कम्युनिटी जनरेट करने से पहले वो वहाँ पे पहले ये दिखेगा कि उसका एनर्जी सोर्स क्या है, दूसरा वो सबस्ट्रेट का कौन सा सरफेस, मतलब उस पर्टिकुलर मेटल
पाइप का या मेटल लाइन का कौन सा सरफेस उसके लिए इनहेबिटेट करने के लिए ज्यादा सुटेबल है, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, जहाँ पे उसकी प्रोटेक्टिव लेयर हट चुकी है, वो उस लेयर पे जाके ग्रो करना चालू करेगा, वहां पे अपना लाइफ साइकिल इनिशिएट करेगा। लाइफ साइकिल इनिशिएट करने के बाद फिर वहां पे एक्सोपॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का ग्रोथ चालू करेगा। इस ग्रोथ के कारण आप लास्ट लाइन में पढ़ेंगे कि नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब पाइपलाइन के ऊपर या मेटल के ऊपर एक छोटे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्लाइमी लेयर भी हो सकता है। ये नोड्यूल क्या कर रहा है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, ताकि वो वहां ग्रो हो सके। जब ये नोड्यूल जो है वो बढ़ते जाता है तो वो एक लेयर बनाता है एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि हम पहले भी स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। इस एरोबिक और एनारोबिक स्ट्रक्चर के कारण ही पीएच डिफरेंस चालू होता है। एक अलग एनवायरनमेंट बनता है आउटर एनवायरनमेंट से, जो कि एज अ कैथोड और एनोड एनवायरनमेंट काम करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो फैसिलिटेट करता है। तो ये सारी चीजें ही इसके अंदर एक्सप्लेन की गई। ये एक MIC इफेक्ट है मेटल आयन में, जो कि अभी मैंने समझाया पूरा। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपेक्ट से ना लेके पर्टिकुलर मेटल के एक्सपेक्ट के साइड से समझाया हुआ है कि जो आउटर लेयर है वहाँ पे कौन से मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो उसके बाद का लेयर है उसमें कौन से मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, और जो सबसे इनर जोन है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, और जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वो जोन को आप क्या बोल रहे हो, और वहाँ पे कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटर लेयर जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिपोजिशन हो सकता है। सेकेंड लेयर जो है मैग्नेटिक मेटल फॉर्म पाइप का जो मैग्नेट लेयर है, ब्लैक लेयर, वहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड हो सकता है जो कि कन्वर्ट हो जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड में। फिर एक लिटिल नो ऑक्सीजन जोन आता है जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन हो सकते हैं। एसिड यहाँ पे क्यों है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण है, जो कि पीएच चेंज कर रहे हैं और एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, है ना, एनोडिक एनवायरनमेंट। फिर जो इनर लेयर है पाइप का, जहाँ पे आपको आयरन भी मिलेगा, थोड़ा वाटर भी मिलेगा। एसिड कंडीशन के कारण ये जो आयरन है वो आयरन क्लोराइड में, हाइड्रोक्लोराइड में, ये सब कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा उस मेटल के पोरेटिव सरफेस पे। So these are the example with the pH, temperature and metals जिसमें ये कोलिजन करते हैं। तो आप इसको ऐड कर सकते हो कहीं अपने नोट्स में एग्जाम्पल के फॉर्म। तो दीज आर द रेफरेंसेस। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू। बाकी टॉपिक के लेक्चर भी मैं जल्दी सेंड करूंगी, वहाँ पे हम लोग उसको खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपके पास कोई नोट्स आपने पहले बनाया हुआ है तो आप इसमें एडिशन कर सकते हो, या इसमें कुछ मेटल्स में एडिशन कर सकते हो। थैंक यू।